दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अनिल अंबानी ने नए सेक्टर में एंट्री का फैसला कर लिया है। जैसे कि आने वाला जो समय है वो बैटरी स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी के नाम होने वाला है, उसी को लेकर इन्होंने काफ़ी बड़ी तैयारी कर ली है। क्या है पूरी खबर, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक में आज काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। स्टॉक ने आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है और काफ़ी अच्छे बिजनेस है कंपनी के। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है। क्या है आगे की संभावना, साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी कर ली है। गिरावट का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। क्या आने वाले इसमें ट्राइडेंट कुछ बेहतर करेगा। साथ में यहाँ पे हम केबीसी ग्लोबल को डिस्कस करेंगे, जिसने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर ले। आज 37.96 पर क्लोजिंग थी, 3.21% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे तो स्टॉक पिछले दिनों जब तेज़ी का वातावरण था तो 54 तक चला गया था स्टॉक, लेकिन गिरावट के माहौल की वजह से स्टॉक 38 से भी नीचे आ गया। अब देख सकते हो कि फिर से तेज़ी का वातावरण बनने लगा। स्टॉक इस बार कुछ बेहतर कर सकता है। जो लोग अभी तक रह गए थे, खरीदारी नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पे आ गया निचले लेवल से। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी ने नए कारोबार में एंट्री का फैसला कर लिया। सोलर पैनल और बैटरी बनाने के लिए कंपनी प्लांट लगाने जा रही है। तो देख सकते हो कि अनिल अंबानी अब नए कारोबार में एंट्री करने जा रहे हैं। सूत्रों की खबर है कि रिलायंस इंफ्रा की ही कंपनी रिलायंस पावर भी है सब्सिडी, और अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी RE में और सौर और पवन ऊर्जा से जुड़े उपकरण बनाने की तैयारी कर रही है। यानी इसके पार्ट्स बनाएगी उस सौर एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए इक्विपमेंट और पार्ट्स वगैरह बनाएगी। इससे कंपनी के बिजनेस में विस्तार होगा। इस नए काम को संभालने के लिए इवाना शाह और मुश्ताक हुसैन को CEO अपॉइंट किया है। इवाना शाह रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के CEO होंगे और वही मुश्ताक हुसैन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के CEO होंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिलायंस इंफ्रा रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रणनीतिक रूप से प्रवेश कर रही है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी सोची समझी रणनीति के साथ इस क्षेत्र में आ रही है। कंपनी एक ऐसा प्लांट लगाएगी जहाँ पे सोलर पैनल और दूसरे उपकरण बनाएंगे। इससे भारत में सोलर पैनल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम इवाना शाह देखेंगे। उन्हें सेमीकंडक्टर और सोलर टेक्नोलॉजी का 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वह विक्रम सोलर और रिन्यू पावर जैसी कंपनियों में पहले से काम कर चुके हैं। साथ में रिलायंस इंफ्रा बैटरी बनाने का प्लांट भी लगाएंगे। ये बैटरी बिजली स्टोर करने के काम आएगी। इसका इस्तेमाल बिजली ग्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होगा। मुश्ताक हुसैन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम देखेंगे। उन्हें ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पावर टूल्स के क्षेत्र में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों में ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं। उनके पास काफ़ी अनुभव है। काफ़ी ज़बरदस्त फैसला किया गया है। अब यहाँ पे हम देखें तो इस बार रिलायंस पावर का रिजल्ट ठीक ठाक रहा था। रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ, 1.85 करोड़ का रेवेन्यू था, जहाँ पे 4.82% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन नेट इनकम में वृद्धि हुई है, 41.95 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 103% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.01 था, जहाँ पे 103% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.26% रहा, जहाँ पे 103% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। ओवरऑल देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा था। और अब नए क्षेत्र में एंट्री होगी, नए बिजनेस होंगे, कंपनी का पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में अनिल अंबानी के दिन पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं JP पावर की तरफ। तो 13.74 पर क्लोजिंग थी, 5.21% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी बेहतर किया है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। 24 का इसने हाई बनाया था तेज़ी के दौर में। स्टॉक 13 रुपये के आसपास आ गया है, काफ़ी नीचे है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 20.35 का है और 1 ईयर का हाई इसका 23.77 का है। 3 ईयर का हाई देखें तो 24 रुपीज़ है, जो इसने पिछले दिनों बनाया था। ये इसकी एक 5 ईयर की भी हाई है। अब 3 मंथ का लो देखें तो 12.85 का है और 1 ईयर का लो भी 12.85 जो रिसेंटली अभी बनाया था इसने। और 3 ईयर का लो इसका 5.15 है, लेकिन 5 ईयर का लो अगर देखेंगे तो मात्र 35 पैसे है। यानी कोविड काल में बहुत नीचे स्टॉक आया था, वहाँ से दौड़ा। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो रिवेन्यू 1.14 करोड़ के आसपास बताया, जहाँ पे 47.95% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 126.68 करोड़ बताई, जहाँ पे 26.71% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली।
नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.11% आज यहाँ पे 40.81% की अर्न बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू गिरा है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो बिजनेस काफ़ी शानदार रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें, मार्च 2023 में 5,922 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 7,151 करोड़ तक पहुंच गया। खर्च की बात करें तो 4,666 करोड़ का खर्च था 23 में, जो 24 में 4,527 करोड़ तक पहुंच गया। क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1,121 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो 24 में 2,236 करोड़ तक पहुंचा। जस्ट डबल हो गया है एक साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% के आसपास था 23 में, जो 24 में 33% तक पहुंच गया। अदर इनकम 136 करोड़ की बताई थी 23 में, जो 24 में 389 करोड़ के आसपास रही। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 225 करोड़ का प्रॉफिट बना था 2023 में, जो 24 में 1,249 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप। नेट प्रॉफिट 55 करोड़ के आसपास रहा था मार्च 2023 में, जो 24 में 1,022 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है पिछले एक साल में। तो क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे भले थोड़ा सा इस बार कमजोरी रही हो, लेकिन ये इस हिसाब से देखें तो बेहतर कर रहा है। बिजनेस काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो 27.92 पर क्लोजिंग थी, 1.94% की तेज़ी देखने को मिली। अब ये कोविड काल में स्टॉक 3-4 रुपये के आसपास था, वहाँ से जब दौड़ने लगा था तो देखिए 70 रुपये तक चला गया था। पर 70 से जब गिरने लगा तो स्टॉक फिर से 27-28 पर आ गया। बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि स्टॉक बेहतर कर सकता है, क्योंकि जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। करीब 25 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। इससे क्लियरली समझ सकते हो कि इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड है आप देख लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 4.08 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.32% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। इसके अलावा SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.60 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी 4.24% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF का 1.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 19.50% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 1.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2.67% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 0.94 करोड़ का निवेश है। उनकी होल्डिंग भी 4.63% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 0.79 करोड़ का निवेश हुआ है और 5.24% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट का 0.78 करोड़ का निवेश हुआ है और 1.61% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.31% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 0.21 करोड़ का निवेश है और 8.27% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 का यहाँ पे 0.21 करोड़ का निवेश है। 3.15% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो एक भी म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट कम नहीं किया। हर कोई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब चलते हैं KBC ग्लोबल लिमिटेड की तरफ। 1.23 पर क्लोजिंग थी आज, 4.24% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे 2 रुपये से भी सस्ता शेयर है, लेकिन देने जा रहा है बोनस। एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगा। तो रियल इस्टेट कंपनी है KBC ग्लोबल लिमिटेड और अब देख सकते हो कि अपने 1:1 के रेशो में बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। यानी हर एक शेयर पर एक शेयर फ्री मिलेगा। पिछले सप्ताह शनिवार 15 फरवरी को बोर्ड मीटिंग में बोनस इशू के साथ साथ कंपनी का नाम बदलने पर भी फैसला हो गया है और देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा फैसला है। तो KBC ग्लोबल के शेयर इतने कम भाव पर इसलिए है क्योंकि इसने 2 बार स्टॉक को स्प्लिट किया है और एक बार बोनस शेयर भी जारी किया है। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू की वजह पोर्टफोलियो के शेयरों की संख्या बढ़ाती है, लेकिन वैल्यू वही रहती है क्योंकि शेयरों का भाव एडजस्ट किया जाता है। तो लगातार बोनस देने की वजह से और स्टॉक को स्प्लिट करने की वजह से इसकी प्राइस नीचे आई है। 8 मई 2020 को कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर को 2 रुपये में बदल दिया था, यानी 1:5 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट किया था और इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी 2 जुलाई 2020 थी। इसके बाद 31 मई 2021 को कंपनी ने 2 रुपये की फेस वैल्यू शेयर पर 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयरों में तोड़ने का ऐलान किया है। फिर से इन्होंने स्प्लिट किया जिसकी रिकॉर्ड डेट 12 अगस्त 2021 थी।
अब बोनस की बात करें 14 जुलाई 2021 को कंपनी ने 4:1 के रेशो में बोनस शेयर का ऐलान किया, जिसकी रिकॉर्ड डेट 12 अगस्त 2021 थी। कंपनी ने फिर से 1:1 के रेशो में बोनस शेयर ऐलान किया, जिसकी अभी रिकॉर्ड डेट तय नहीं की गई है। तो कंपनी लगातार बोनस और स्प्लिट देने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और अब कंपनी फिर से यहाँ पे तैयारी कर रही है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी केबीसी ग्लोबल की सेहत की बात करें तो 314 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का ऑर्डर बुक 260 करोड़ रुपए से अधिक है और प्रेफरेंशियल वारंट के जरिए कंपनी पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, फाल्कन पिक एंड समेत कई निवेशकों से करीब 99.50 करोड़ रुपए के निवेश किए थे। तो देख सकते हो कि एक छोटा स्टॉक है लेकिन कमाल का काम करने वाली कंपनी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।